नमस्कार दोस्तों, बैंकर्स पॉइंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की फाउंडेशन बैच की क्लास में हम लोग मैथ्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो 10 से 15 नंबर का तो प्री में ही आ जाता है, डीआई हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे हो इसमें पार्ट 1 लिखा हुआ है, क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है तो कई पार्ट्स में इसको पढ़ाना पड़ेगा। मेरे हिसाब से मैं इसके 6 से 7 क्लासेस लूंगा यहाँ पर। ठीक है, तो यानी कि पार्ट 6-7 तक यहाँ पर आएगा, पार्ट इसके आएंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन लेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि बीच में से कोई भी क्वेश्चन उठा लेंगे, एकदम टॉपिक वाइज एकदम बेसिक से सीखते हुए चलेंगे, लेकिन सीखेंगे क्वेश्चंस वो उनके माध्यम से जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में हुए, ताकि हमें क्वेश्चंस का आइडिया लग जाए। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस वैसे से रिपीट भी होते हैं, तो आपको एक अंदाजा लग जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उसमें ऐसे कैलकुलेशन करते हैं, ऐसे फास्ट कैलकुलेशन करते हैं। तो बहुत अच्छी अपनी एक तैयारी हो जाएगी इन 6-7 लेक्चर्स के माध्यम से डीआई की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एग्जाम का। और इसमें हर एग्जाम के क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे, एसबीआई पीओ के, एसबीआई क्लर्क के, आईपीएस पीओ के, आरआरबी के, हर टाइप के जो एग्जाम है आपके उनके क्वेश्चंस मिलेंगे। लगभग में यहाँ पर आप लोगों को 125 क्वेश्चन, 125 सेट नहीं, 125 से 130 क्वेश्चन, यानी कि लगभग 25 से 30 सेट, ये मान के चलो। अब वो ऊपर नीचे हो जाएंगे इसके अंदर, जो भी 25 से 30 सेट, एक सेट में 5 क्वेश्चन के आसपास होते हैं। इतने सेट यहाँ पे पूरे पूरे लेक्चर्स में करने वाले हैं, जिसमें आपका कैसलेट डीआई सब कुछ यहाँ पर कवर अप होगा। अब मैं ये 5-6 पार्ट में कैसे कैसे पढ़ाने वाला हूँ आपको मैं बता देता हूँ। हम लोग क्या करेंगे, पार्ट 1, 2, 3 इसी तरीके से करेंगे, कैटेगराइज नहीं करेंगे कि टेबल डी है, ये है। जैसे मैंने एक पूरा प्लान बना लिया, पूरा लेक्चर बना लिया कि भाई ये क्वेश्चंस मुझे पढ़ाने हैं, तो 1 से लेके वही अपने 125, 150 जितने भी क्वेश्चन होंगे वहां तक 1 से ही चलेंगे। जैसे अगले लेक्चर में आप देखोगे तो इस लेक्चर में जितने नंबर पे क्वेश्चन खत्म होगा, उससे नेक्स्ट नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। ठीक है, और सारे के सारे क्वेश्चन की आप लोगों को क्या मिलेगी, क्लास नोट्स मिलने वाले, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, डाउनलोड कर लेना, ताकि आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी एक जगह मिल जाएंगे आपको सारे के सारे, और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और क्लास में उनको सिखा दिए जाएंगे। अपन लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, टेबल डीआई पढ़ेंगे, लाइन ग्राफ पढ़ेंगे, बार ग्राफ पढ़ेंगे, पाई चार्ट पढ़ेंगे, ये सारी सारी चीजें पढ़ेंगे। फिर मिक्स डीआई पढ़ेंगे। मिक्स डीआई मतलब दो ग्राफ कोई भी मिक्स करके दे दिया, टेबल के साथ पाई दे दिया, दो पाई चार्ट दे दिया, इस टाइप के पढ़ेंगे। उसके बाद में कैसलेट डीआई पढ़ेंगे, सबको बड़ी डिटेल के अंदर आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक घंटे के लेक्चर के माध्यम से 7-8 लेक्चर, जितने भी इसमें लेक्चर बनेंगे, आराम आराम से पूरा ढंग से अपन अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज से स्टार्ट होने वाला, तो आज से बिल्कुल रेगुलर आप लोग क्लासेस लेते जाइएगा। ऊपर चढ़ा मत लेना क्लासेस की, मैं तो पार्ट 4 चल रहा है, आप पार्ट 1 में ही लगे हुए वो भी देखने के कि रिकॉर्डेड आ रही है, तो साथ साथ में कंटिन्यूएशन में आप लोग पढ़ते चलो, ताकि कंटेंट नहीं बढ़े। उसके बाद में देखो अपना सिर्फ अर्थमेटिक बचेगा, जिसको मैं आपको अच्छे तरीके से करा दूंगा, वो टेंशन की बात नहीं है। मंडे से फ्राइडे रोज रात 8 बजे अपनी इस बैच की क्लासेस होती हैं, तो आप लोग जरूर से अटेंड किया कीजिए। ठीक है जी, तो ये अपना डीआई का पोर्शन हो गया। इसके साथ ही देखो अपना संडे को रात 8 बजे मेंस की क्लास होती है, आप सभी को पता है, तो वो भी अटेंड किया करो। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा कि 2025-26 में आईपीएस का कैलेंडर भी आ चुका है, एग्जाम डेट्स भी सारी की सारी आ चुकी है, एसबीआई पीओ क्लर्क आपके सामने है। तो हम लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया है सारे बच्चों के लिए, बैंकिंग प्रिपरेशन प्रोग्राम, जिसमें 700 घंटे क्लास में आपके सारे सब्जेक्ट कवर होते हैं। कॉन्सेप्ट क्लास अलग से होती है, प्रैक्टिस क्लास अलग से होती है। मॉक टेस्ट प्रैक्टिस के लिए 4 से ज्यादा मॉक टेस्ट अपने को दिए गए हैं, जिसमें सारे एग्जाम कवर है। लेकिन बैंक और इंश्योरेंस के 700 से ज्यादा मॉक टेस्ट, यानी आपके काम के 700 से ज्यादा मॉक टेस्ट इसमें मिल जाएंगे। 30 से ज्यादा बुक्स हमारी डिजिटल फॉर्मेट में मिल जाएंगी, प्रॉपर बुक्स, जिसमें सारा कंटेंट आपका कवर होगा प्री और मेंस का। करंट अफेयर का लेटेस्ट मटेरियल इसमें मिलता रहता है। कोई डाउट आए तो मैथ रीजनिंग की डाउट क्लासेस भी होती है लाइव, जो कि मैं खुद लेता हूँ। 35% का इसमें भी डिस्काउंट चल रहा है, तो BP35 कोड यूज करके आप लोग इसमें डिस्काउंट ले सकते हैं। हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही दो ऑथेंटिक सोर्स हैं जहां से आप लोग ये कोर्स वगैरह अवेल कर सकते हैं। एक हमारी बैंकर्स पॉइंट 2.0 मोबाइल एप्लीकेशन है, एक thebankerspoint.com हमारी वेबसाइट है। इसके अलावा कोई भी ऑथेंटिक सोर्स नहीं है। कोई समस्या है तो इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन किसी अनऑथेंटिक सोर्स पे नहीं जाएंगे। कुछ बच्चे होते हैं, सर हमने क्लासेस वगैरह सारी कर ली है, अब हमें सिर्फ प्रैक्टिस के लिए ही सब कुछ चाहिए, तो हम हमारी सारी बुक्स और सारे मॉक टेस्ट एक छोटे से पैकेज के अंदर, जिसकी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है 299, इसमें आपको मिल जाएंगी। लेकिन इसके लिए आप लोगों को ये कूपन कोड STUDY50 आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ये भी वही हमारी एप्लीकेशन और वेबसाइट पे मिल जाएंगी ये चीज़ें। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में सारी चीज़ें होती है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, हिंदी मीडियम वाले हो चाहे इंग्लिश मीडियम वाले हो। ठीक है जी, चलो ये हमारी डिजिटल बुक्स की लिस्ट है, तो ये आप देख सकते हैं। ये हमारा एक व्हाट्सएप चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं QR कोड स्कैन करके। चलो भैया, अब देखो सबसे पहले डीआई पे जाऊं उससे पहले थोड़ा सा मेरा प्लान बता देता हूँ। 5-6 पार्ट में आएगा डीआई का लेक्चर। आज जैसे अपन लोग टेबल डीआई पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन टेबल डीआई के करेंगे अच्छे खासे। 1-2 क्वेश्चन अगर बच जाएगा तो मैं होमवर्क में दूंगा, फिर आप होमवर्क सोल्व करके आएंगे और अगली क्लास में पहले उस होमवर्क को डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ जाएंगे। ठीक है, यही सारी चीजें यहाँ पर अपने को करनी है। अब आ जाते हैं डीआई के ऊपर। डीआई में देखो कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ। डीआई जब आप लोग पढ़ते हैं ना, तो इसके अंदर 3 टॉपिक का बहुत बड़ा रोल होता है। एक तो जैसे परसेंटेज, परसेंटेज आपको आना चाहिए, हर जगह बोलेगा इतना परसेंटेज ऊपर इतना नीचे। एक रेशियो
और तीसरा टॉपिक कभी कभी यूज होता है तो एवरेज। तीनों टॉपिक मैंने पढ़ा दिए हैं, इसीलिए पहले पढ़ाया कि डीआई में अपने को दिक्कत नहीं आए। इसके अलावा जो मैंने स्पीड मैथ के आपके लेक्चर्स लिए थे, तो स्पीड मैथ्स के लेक्चर लिए थे, उसमें आपको कैलकुलेशन की टेक्निक सिखाई थी मैंने आप लोगों को, तो इन सब का यहाँ पर यूज होगा। देखो डीआई जो होती है ना, वो होता है डेटा इंटरप्रिटेशन है, डेटा को यूज कैसे करना है। अब क्या होता है, जैसे कोई परसेंटेज का नॉर्मल क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे पन्ने को सोल्व किए थे ना 35-40 क्वेश्चन जो मैंने परसेंटेज रेशियो में कराए थे, उन क्वेश्चन में कुछ डेटा दिया था, एक लैंग्वेज में डेटा दिया गया था, उसी लैंग्वेज को यूज करते हुए अपने को आंसर देना था। अब क्या होगा, वही परसेंटेज टाइप ही क्वेश्चन होगा, परसेंटेज रेशियो वही कैलकुलेशन कराएगा सारी की सारी, लेकिन उसमें से कुछ डेटा अपने को ग्राफ में से निकालना होगा। वो टेबल भी हो सकता है, लाइन ग्राफ भी हो सकता है, बार ग्राफ भी हो सकता है, पाई चार्ट भी हो सकता है, कोई मिक्स भी हो सकते हैं 2-3 ग्राफ, ठीक है। ये इस तरीके से ग्राफ से अपने को निकालना है। कैसलेट डीआई क्या होता है, कैसलेट डीआई में सारा डेटा एक ग्राफ, एक पैराग्राफ के रूप में अपने को दे दिया जाता है, अपने को उसमें डेटा निकालना होता है। उसके 2 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वो सारे मैं करवा दूंगा आप लोगों को जब कैसलेट डीआई पढ़ेंगे उस समय पे। अभी अपने को इन सारी चीजों पे ध्यान देना है। 1% 1 रेशियो मेथड जो मैंने आपको बताया था, उसको अपने दिमाग में रखना है, जो मैंने परसेंटेज रेशियो पढ़ाते टाइम कराया था। बाकी यहाँ भी मैं आप लोगों को समझा दूंगा। इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे लेवल को इंक्रीज करते जाएंगे। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, तो कोई लोड लेने की जरूरत नहीं। एसबीआई के भी मिलेंगे, आईपीएस के भी मिलेंगे, हर टाइप के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। अब अपने क्वेश्चन के माध्यम से ही सीखना स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न पे आ जाते हैं। अप्रोच क्या होनी चाहिए अपने क्वेश्चन सोल्व करने की। सबसे पहले आपको डेटा एनालिसिस करना है, यानी कि जो भी, जैसे आज की क्लास में हम लोग टेबल डीआई पढ़ने वाले हैं, टेबल डीआई पढ़ेंगे सारी की सारी, ठीक है। तो टेबल के अंदर क्या आपको डेटा दिया गया है, सबसे पहले उसकी समझ होनी चाहिए, भैया ये डेटा मुझे दिया गया है, इसको ऐसे यूज में लेना है। तो डेटा अगर टेबल में समझ में आ गया तो फिर जहां यूज में लेना है वहां कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार सभी बच्चे पढ़ेंगे, मैं भी आपको समझाता हूँ कि डेटा क्या दिया गया। एकदम इजी क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, एसबीआई क्लर्क में आपके आया हुआ है लास्ट ईयर के अंदर, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, एकदम इजी लेवल से अपन लोग स्टार्ट करते हैं। क्या दिया गया है यहाँ पर, क्वेश्चन बोल रहा है रीड द टेबल केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। द टेबल गिवन बिलो शोज द ईयरली इन्वेस्टमेंट डन बाय इंदुमती एंड चुटकी। 2 लड़कियों के नाम दिए गए, लड़की लड़का कुछ भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे स्पेसिफाई लिया, मतलब नाम से ऐसे ही बोल दिया मैंने। तो इंदुमती एंड चुटकी 2 लोग दिए गए हैं यहाँ पर। इन्होंने क्या किया है, इन 3 इन्वेस्ट किया, इन्होंने ईयरली इन्वेस्टमेंट दिया गया है 3 स्कीम में, LIC, ESIC और NPS, 3 कंपनी में। इंदुमती ने LIC में इतना पैसा किया, ESIC में इतना किया, NPS में इतना किया, ऐसे ही चुटकी का डेटा दिया गया है। अब अपने को क्वेश्चन इन डेटा के आधार पर कुछ क्वेश्चन पूछेगा, अपने को उनके आंसर देने। आ जाते हैं नेक्स्ट के ऊपर। तो क्या डीआई में क्या समझे अपन लोग कि भाई 2 ये हैं, 2 लोग हैं, इंदुमती एंड चुटकी। इन्होंने 3 अलग अलग स्कीम्स के अंदर क्या है, ईयरली इन्वेस्टमेंट किया है पैसा, और उस पैसे की डिटेल जो है ना, वो यहाँ पर अपने को दी गई है टेबल की फॉर्मेट में। पहले प्रश्न के ऊपर आ जाते हैं। देखो सब लोग देखो क्या करेंगे, क्लास को रोक के एक बार ट्राई कर लेना, क्योंकि देखो क्या है, सिंपल क्वेश्चन है, परसेंटेज आपने पढ़ी लिया है तो प्रैक्टिस हो जाएगी साथ साथ में। नहीं आए तो फिर मैं तो हूँ ही देखो बताने के लिए, ठीक है। आ जाओ, देखो प्रश्न क्या बोल, प्रश्न बोल रहा है फाइंड द रेशियो सम ऑफ ईयरली इन्वेस्टमेंट ऑफ इंदुमती इन LIC एंड NPS टू द सम ऑफ द ईयरली इन्वेस्टमेंट ऑफ चुटकी इन ESIC एंड NPS। रेशियो निकालना है। अब देखो इस क्वेश्चन में कुछ अलग है, कुछ भी नहीं है, डेटा देखना है, जोड़ बाकी करके और रेशियो निकाल देना। अब जैसे क्वेश्चन में लैंग्वेज बोला वैसे ध्यान से पढ़ दो और कर दो। फाइंड द रेशियो ऑफ द सम ईयरली इन्वेस्टमेंट बाय इंदुमती। इंदुमती का किसमें, LIC और NPS। LIC और NPS में इंदुमती ने मिला के कितना लगाया, 24 और 16 कितने हो जाएंगे, 40,000। अपन ने लिख दिया भैया 40,000। इस 40,000 का मुझे रेशियो पूछा गया किससे, टू द सम ऑफ द ईयरली इन्वेस्टमेंट ऑफ चुटकी, ESIC एंड NPS। चुटकी का ESIC और NPS में, तो 12,000 और 18,000 क्या होगा, 30,000। 30,000 इनका रेशियो पूछा गया था। तो मैं तो लिखता भी नहीं 30,000, जैसे 30,000 दिमाग में आता मैं तो सीधा टिक कर देता कि भैया 4:3 होगा, लिखने की भी कहाँ जरूरत है। तो ये कट जाएगा, तो 4:3। इतना सरल क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि हर शिफ्ट में ऐसे सिंपल क्वेश्चन आ जाएंगे। थोड़े मतलब 5 क्वेश्चन जो आते हैं ना डीआई, उसमें एक आधा कैलकुलेटिव दे सकता है आप लोगों को, तो कोई टेंशन की बात नहीं। नेक्स्ट आ जाओ, ईयरली इन्वेस्टमेंट ऑफ ज्ञान इन NPS इज 30% मोर देन द एवरेज ईयरली इन्वेस्टमेंट ऑफ चुटकी इन LIC एंड ESIC। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक नया पर्सन आ गया, ज्ञान। अब उसका कुछ डेटा बोल रहा है कि कम है, ज्यादा है, जो भी है, लेकिन उसका जो डेटा टेबल में गिवन है उससे कंपैरिजन करके हुए कुछ बोल रहा है। अब देखो ध्यान से, लैंग्वेज जैसे बोला ना वैसे करते जाना है अपने को। क्वेश्चन ने क्या बोला, ईयरली इन्वेस्टमेंट ऑफ ज्ञान, ज्ञान एक नया बंदा गया, इन NPS इज 30% मोर देन, 30% क्या है, ज्यादा है, द एवरेज ईयरली इन्वेस्टमेंट ऑफ चुटकी इन LIC एंड ESIC। LIC और ESIC में चुटकी का जो एवरेज है ना, उससे 30% ज्यादा है। अब देखो सीधा दिमाग में सोल्व करना है,
LIC और ESIC के अंदर चुटकी का इन्वेस्टमेंट कितना है? 60,000 है। ठीक है, 60,000 का एवरेज क्या होगा? 2 का भाग देना पड़ेगा, 30,000। 30,000 का 30% ज्यादा है, कितना? 9,000 ज्यादा है, तो सीधा 39,000 लिख दिया। अब ये छोटी छोटी कैलकुलेशन आपको बुक्स में लिखी हुई मिलेगी, लेकिन अपने को करनी नहीं है, पेपर पे लिख के सीधा लिख दिया कि भैया ज्ञान का एनपीएस में कितना इन्वेस्टमेंट है? 39,000 में रह के। अब आगे बढ़ूंगा। फिर क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द ईयरली इन्वेस्टमेंट ऑफ इंदुमती इन ईएसआईसी इज, फाइंड द ईयरली इन्वेस्टमेंट ऑफ इंदुमती इन ईएसआईसी, इस डेटा की बात कर रहा है। इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द ईयरली इन्वेस्टमेंट ऑफ ज्ञान इन एनपीएस, ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, ये ज्ञान की इस इन्वेस्टमेंट का कितना प्रतिशत है? तो देखो भैया 19,500, अब ये तो सीधा ही निकलने वाला था कि 50%, लेकिन फिर भी लिख देते हैं 19,500 39,000 का कितना प्रतिशत है, यही पूछा गया है कि ये वाला जो इन्वेस्टमेंट है ये इसका कितना प्रतिशत है, यही पूछा है, तो निकाल दिया। तो ये तो सीधा सीधा आपको पता है ना, इसका क्या है, ये डबल है 2, ये कितना आएगा? 50%। तो ऑप्शन बी आपका क्या आ जाएगा? आंसर अपना आ जाएगा। अब एक बात समझे आप लोग, देखो ये आपको लिखने की जरूरत नहीं थी बिल्कुल भी। क्यों नहीं थी? आपको पता था 39,000 आया, 39,000 मैंने निकाला सीधा, फिर मैंने जैसे देखा 19,500 को पूछ रहे हैं, इसका कितना प्रतिशत दिख रहा है? इसका जस्ट आधा है कि नहीं है? ये 40,000 का आधा 19,000, तो 39,000 का आधा 19,500 ही होगा। दिख रहा है साफ साफ, आधा है तो 50%, सीधा टिक करना है। ऐसे समय बचाना है अपने। ठीक है, मैं आपके नोट्स के लिए छोड़ देता हूँ। ठीक है, ये कुछ लाइनें आ गई हैं तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो 50% आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखो कितने सरल क्वेश्चन है। आ जाओ, ये इंक्रीज डिक्रीज ये अपने को दिमाग में सोल्व करने आना चाहिए, परसेंटेज रेशियो में सीखते हैं ना, उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, ईयरली इन्वेस्टमेंट ऑफ भोलू इन ईएसआईसी। ईएसआईसी में भोलू का ईयरली इन्वेस्टमेंट क्या है? 3/8 मोर देन ईयरली इन्वेस्टमेंट ऑफ चुटकी इन एलआईसी। चुटकी का एलआईसी में कितना इन्वेस्टमेंट है? 48,000। अब लैंग्वेज पे ही जाना है बस अपने को। बोला ईयरली इन्वेस्टमेंट ऑफ भोलू, उसका 3/8 ज्यादा है इससे, चुटकी से। इसका 3/8 क्या होगा? सीधा सीधा देखो, 8 का भाग दो दिमाग में ही, 8 से 48 6,000 आएगा, 6,000 को 3 से गुणा करो 18,000। तो बताओ इसका जो इन्वेस्टमेंट है 18,000 आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, मोर है ये, 18,000 ज्यादा है, सॉरी। ठीक है, 18,000 जिसमें जोड़ूंगा तो 56-66,000 आएगा। तो ये सीधा 66,000 लिखना आना चाहिए। अब देखो मैंने किया कैसे, इसने बोला ईयरली इन्वेस्टमेंट ऑफ भोलू इन ईएसआईसी 3/8 मोर देन इन्वेस्टमेंट ऑफ चुटकी इन एलआईसी। तो चुटकी का एलआईसी में कितना है? 48,000। तो क्वेश्चन बोल रहा है इसका 3/8 निकालो, तो अपने दिमाग में 8 थी 48, 6,000, 6,000 को 3 से करूंगा तो 18,000। तो उसका इस चुटकी से 18,000 ज्यादा है, 18,000 उसमें जोड़ूंगा तो 56-66,000 हो जाएगा। 8 जोड़ दिए, फिर 10 जोड़ दिए, ऐसे टुकड़ों में जोड़ दिए बराबर। लेकिन ये 66,000 अपने को इस प्रोसेस से जाके नहीं करना है, अपने को सीधा सोचना है 48,000 का 3/8 क्या होगा? 8 का डिवाइड किया 8 6 48, 6,000 गुणा 3 यानी 18,000, 18,000 इसमें जोड़ूंगा तो सीधा कितना आ जाएगा? 66,000। तो भैया ये जो बंदा है ना भोलू, इसका ईएसआई में इन्वेस्टमेंट आ गया आपका। अब आगे बढ़े, इफ भोलू इन्वेस्टेड इक्वल अमाउंट इन इंस्टॉलमेंट, भोलू ये अमाउंट इंस्टॉलमेंट में करेगा, देन फाइंड द इंस्टॉलमेंट ऑफ ईच मंथ फॉर भोलू इन ईएसआईसी। यानी कि भैया कितने 12 महीने में ये आपका क्या करेगा? इसको इंस्टॉलमेंट में 12 भागों में देगा। ब्याज व्याज का कुछ इसने बोला नहीं, तो सिंपल ये ईयरली बोला था ना अपने को डेटा, तो 12 महीने में देगा तो 12×5 60, 12×5 60, 5500 रुपए इसको महीने के देने पड़ेंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, देखेंगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे ईयरली इन्वेस्टमेंट ऑफ इंदुमती इन एनपीएस। ठीक है, ये रहा 16,000 की बात कर रहा है। इज व्हाट परसेंट मोर लेस देन द ईयरली इन्वेस्टमेंट ऑफ चुटकी इन एलआईसी, ईयरली इन्वेस्टमेंट इन चुटकी इन एलआईसी। अब ध्यान देना, जब भी ये मोर लेस पूछता है, चाहे उसका परसेंटेज पूछे चाहे सीधा डाटा पूछे, मोर लेस का मतलब होता है सबसे पहले माइनस करो दोनों। इसका और इसका मोर लेस पूछा था, तो इसमें इसको माइनस करूंगा तो आपका डिफरेंस कितने का आएगा? 32,000। यहां तक तो बहुत इजी मामला है। अब देखो, अगर ये तो मोर लेस बोल दिया कि खुद ही डिसाइड करो मोर एक लेस है। अगर देखो ये डिफरेंस तो दोनों का कैसे भी निकाल लो, सेम यानी अगर मोर बोलता है, मोर हमेशा किससे होता है? कम वाले से होता है। मोर बोलता तो ये 16,000 से कंपेरिजन हो गया, 16,000 नीचे आ जाता। ठीक है, लेस बोलेगा तो ज्यादा वाले से होता है लेस, तो 48,000 नीचे। यानी कि अगर ये पूछता था कितना परसेंट लेस है, तो हमेशा लेस किससे होगा? ज्यादा वाले से, तो 48,000 नीचे आता। अगर पूछता मोर किससे, तो मोर किससे होता है? कम वाले से, तो 16,000 नीचे आता। लेकिन आपको खुद से बोल दिया कि मोर और लेस क्या है,
तो मोर और लेस नीचे जिससे कंपेयर करते हैं ना, किससे कंपेयर किया जा रहा है वो नीचे आएगा हमेशा। मोर लेस का मतलब तो डिफरेंस है ऊपर, मोर एक लेस है वो कुछ नहीं है, वो अपन ने ऊपर डिफरेंस ही लिखना है, मोर हो के लेस हो कुछ भी हो, लेकिन नीचे कंपैरिजन किससे करेंगे वो है इंपॉर्टेंट बात। अब उसमें क्या करना है, ध्यान से आपको पढ़ना है। देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत आएंगे, छोटी सी बात है, सारे बच्चों को आती भी होगी, बहुत सारे बच्चों, लेकिन जिसको नहीं आती यही समझा देता हूँ। कई बच्चे यहाँ पर कंफ्यूजन में आ जाते हैं। तो मोर अगर दे दिया, लेस दे दिया, अपने को दे ही दिया, तब तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। मोर वाले में कम लिख देना नीचे और लेस वाले में ज्यादा वाली वैल्यू लिख देना नीचे। अब आपको मोर लेस वाला खुद को जज करना है, तो देखो कंपेरिजन किससे करना है। ईयरली इन्वेस्टमेंट ऑफ इंदुमती इन एनपीएस इज व्हाट परसेंट मोर लेस देन के बाद में जो आ रहा है उसको लिखो। किससे कंपेयर, किससे कम ज्यादा। ईयरली इन्वेस्टमेंट ऑफ चुटकी इन एलआईसी, एलआईसी का चुटकी में इन्वेस्टमेंट से, तो ये दिन के बाद में जो आता है ना उससे कंपैरिजन कर रहा है। किससे कंपैरिजन कर रहा है कम ज्यादा का, चुटकी के एलआईसी, तो एलआईसी से कंपैरिजन होगा तो वो नीचे आएगा। इसका परसेंटेज पूछना था भैया, 0 0 कट जाएंगे, 16 दूनी 32, 16 48, ये 2/3 का देखो 100% निकाल रहा है। अब देखो अपना आपको पता होना चाहिए 2/3 फ्रैक्शन थी, इसका परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, 66 से 2/3% होता है कि नहीं होता है। सीधा लिखना है, ऐसे नहीं कि 3 का भाग दे रहे हैं 2 से गुणा कर रहे हैं, कैसे आपको बताया हुआ है ना। 1/3 क्या होता है, 33 से ही 1/3%, तो इधर 2 कर दो तो इधर भी 2 से गुणा हो जाएगा, तो 66 से 2/3%। परसेंटेज से फ्रैक्शन टेबल ऐसे यूज में आती है। जैसे ही ये मेरा 2/3 है, मैं सीधा यहाँ टिक करूंगा, कुछ भी नहीं लिखूंगा आगे, ऐसे समय बचाना है। ठीक है, तो इस तरीके से अपना आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आ जाओ, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये एसबीआई में आया क्वेश्चन है। देखो कौन ऐसा स्टूडेंट जो नहीं कर सकता, सब कर सकते हैं इस क्वेश्चन, इस डीए को, तो ऐसे कॉन्फिडेंस रहना है कि हाँ भी कर सकते हैं, इसीलिए तो प्रीवियस ईयर के करा ना क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाओ, स्कीम एलआईसी गिव्स द इंटरेस्ट ऑफ 12% ईयरली एंड स्कीम ईएसआईसी गिव्स इंटरेस्ट ऑफ 15% ईयरली, फाइंड द इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय इंदुमती आफ्टर ईयर। देखो अभी तक मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट नहीं पढ़ा है। जब भी आपको इंटरेस्ट में कंपाउंड इंटरेस्ट ना बोले, चक्रवर्ती ब्याज ना बोले, तब तक आपको सिंपल इंटरेस्ट नहीं मानना है। और सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल सा फंडा है, ठीक है, एक साल में 10% मिल रहा है तो अगले साल भी उसी का 10%, 10%, 10%, दूसरे साल में 10% मिल रहा है, तीसरे साल में 10% मिल रहा है, 5 साल तक 10% मिल रहा है, टोटल 50% ही होगा। उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं लगता है, ठीक है। लेकिन एक बात हो रही, अगर मान लो अपन इंटरेस्ट ईयरली काउंट कर रहे हैं, एक साल बाद तो पहली बार इंटरेस्ट आएगा, तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट तो एक साल बाद लगेगा, तो एक साल में उस केस के अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट बराबर हो जाता है, अगर ईयरली काउंट कर रहे हैं। हाफ ईयरली और क्वार्टरली की बात नहीं कर रहा हूँ, वो आपको समझ में आ जाएगा जब सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट अपन लोग अर्थमेटिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ कुछ नहीं, वो परसेंटेज निकालना है, तो ऐसे नहीं सोचना है कि सर इंटरेस्ट नहीं पढ़ाया, हमारा क्वेश्चन पहले आ गया, कोई टेंशन की बात नहीं। स्कीम एलआईसी गिव्स द इंटरेस्ट ऑफ 12% ईयरली, स्कीम ईएसआईसी गिव्स द इंटरेस्ट ऑफ 15% ईयरली, फाइंड द इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय इंदुमती आफ्टर ए ईयर, ठीक है। इंदुमती को एक साल बाद में कितना वो मिलेगा, तो भैया एलआईसी में उसके कितने पैसे हैं, 24,000, ठीक है, 24,000 का उसको 12% मिलेगा। अब 12% सीधा दिमाग में निकालना आना चाहिए, तो सोचो यहाँ पर 10% कितना होगा इसका, 2400 होगा कि नहीं होगा। 10% निकालते टाइम एक परसेंटेज बताया था ना, 10%, 1% रूल स्पीड मैथ में, 10% निकालते टाइम एक जीरो हटा दो, 1% निकालते टाइम दूसरा जीरो हटा दो, अगर जीरो की बात चल रही है तो इसका 10% में सोचूंगा तो 2400, ठीक है, 10% हो गया 2400, 1% छोटूंगा 240, तो 2% कितना 480, तो 2400 प्लस 480 यानी 2880 तो मिल जाएगा इसमें, एलआईसी में मिल जाएगा। अब ईएसआईसी के अंदर, ईएसआईसी में 19,500 है, ठीक है, 19,500 का अपने को 15% निकालना है, 10% कितना होगा 1950, और 5% 1950 का आधा, तो ऐसे 15% अपने को निकाल लाना चाहिए, ठीक है। तो 10% 1950, आप अगर नहीं लिखना तो अलग से लिख दो। अब इसका आधा क्या होगा, 2000 का आधा कितना होता है 1000, तो उसमें 25 कम कर दो, तो 975 होगा कि नहीं होगा, बस ये जोड़ दो आपका आंसर आ जाए, ठीक है। तो ये 2025 2925 ही आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मान लो मैं 20 इधर दे दूं तो 2900 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, 2900 को डबल करूंगा, ठीक है। तो 6000 में से कितना कम, 200 रुपए कम, तो 5825 आ जाएगा, 5825 ही आएगा ना, आ रहेगा आंसर, नहीं 5825 कैसे आएगा, 5805 आएगा, सॉरी, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ई आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। देखो कैसे मैंने कैसे जोड़ा इसमें, मैंने ऐसे सोचा ये 75 इधर दे, 2025 बन गया तो 2925 बन गया, ये 25 मैंने इधर दे दिया तो 2905 बन गया था, 2900 2800 और 5 एक्स्ट्रा है तो 5, ऐसे हो गया, ऐसे कैलकुलेट कर लिया,
ठीक है जी। तो इसी तरीके से आप लोगों को करना है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। देखो नेक्स्ट डे आ गई, ये आपका IBPS RRB PO में पिछले साल के क्वेश्चन है, लेटेस्ट अपना एकदम से। ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें तो जैसे सिंपल एक डाटा दिया गया था, इस डेटा में आपस में कोई रिलेशन नहीं था, ये अलग अलग इन्वेस्टमेंट, ये अलग अलग। यहाँ इस डेटा में आपस में रिलेशन है, ये टाइप बदल गया थोड़ा सा, तो मैं ऐसे अलग टाइप धीरे धीरे टाइप बदलता चलूंगा DI का। आ जाओ, देखो मैं इस टॉपिक को बड़ा सीरियसली ले रहा हूँ, तो आपको भी उतना ही सीरियसली लेना है और अच्छे से पढ़ के जाना है। मैं क्या बोलूँ, सारी चीजें अच्छे से कर पाओगे आप एग्जाम के अंदर, लेकिन बशर्ते कि ध्यान से देखो। मैं क्या बोलूँ, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। अरे ये क्या हुआ भाई, बोलते बोलते ही, हाँ सॉरी हनुमान जी प्रकट हो जाते हैं बोलते बोलते बीच में, कोई बात नहीं। ये देखो कई बार क्लिक हो जाता है, कई बार क्या होता है, कुछ जानवर जैसे मक्खी आ गई कोई टच हो जाती है ना, तो वो सेंस कर लेता है, तो वो चक्कर हो जाता है थोड़ा सा। आ जाओ, सबसे पहले अपने को क्या करना है, डेटा को समझना है। आ जाओ, द टेबल गिवन बिलो शोज द टोटल नंबर ऑफ रूम्स अवेलेबल इन 5 डिफरेंट होटल्स। ये भैया 5 होटल के नाम है, ठीक है, ABCDE, ये 5 होटल के नाम है। ठीक है, टेबल दे रही है, रूम्स की संख्या दे रही है, टोटल नंबर, तो ये भैया इतने रूम है, A में 220, B में इतने, तो आपको पता है रूम की संख्या अपने को दी गई। आ गया जो, इट ऑल्सो शोज द नंबर ऑफ वेकेंट रूम्स इन दीज 5 होटल्स। देखो होटल में क्या होगा, या तो रूम लगा हुआ होगा किराए के ऊपर, या खाली पड़ा होगा, तो वेकेंट की आप लोगों को क्या दे दी, यहाँ पर संख्या दे दी। ठीक है, रीड द डाटा केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बिलो। साथ में एक नोट दिया गया है, बोला टोटल नंबर ऑफ रूम्स अवेलेबल इन होटल इज इक्वल टू वेकेंट रूम प्लस ऑक्यूपाइड रूम, यानी कि जो किराए पे चढ़े हुए हैं, जो लग गए रूम, ठीक है, जिसमें गेस्ट आ गए, वो ऑक्यूपाइड रूम हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ रूम्स जो है ना, इसके अंदर क्या है, ऑक्यूपाइड रूम भी है और वेकेंट रूम भी है। अब इन दोनों टेबल में कैसे रिलेशन है, देखो अब मान लो 220 टोटल रूम है, उसमें से 110 वेकेंट है, तो ऑक्यूपाइड रूम कितने होंगे, 110 माइनस करते हैं आ जाएगा। इसमें 250 रूम अगर टोटल है, तो 150 अगर वैकेंट है, तो 100 कितने हैं ऑक्यूपाइड रूम में, 280 180 है तो 100, यहाँ 130 माइनस करते चले जाओ, यहाँ 190, इतने रूम इसमें क्या ऑक्यूपाइड है। ये आपको निकालना नहीं है, शुरू में बस मैंने समझाया कि इन दोनों डेटा में रिलेशन क्या है, यानी कि इस टेबल से आप लोग ऑक्यूपाइड रूम निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, इस नोट की मदद से निकाल सकते हैं, बस यही अलग था। ठीक है, आ जाओ, क्वेश्चन में वही परसेंटेज प्लस माइनस रेशियो वेशियो वही सब पूछना है। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड रूम्स इन होटल BCE टुगेदर। अब ध्यान देना, ऑक्यूपाइड रूम 5 है, तो BCE में तो आपको निकालने ही पड़ेंगे। अब थोड़ा सा ध्यान दो, देखो अलग अलग निकालने में कोई फायदा नहीं होता पहले, लेकिन 3 का तो निकाल ही रहा है, फिर A और D का भी पूछेगा। अब जैसे मान लो मैंने B का निकाल के यहीं छोड़ दिया पेपर पे कहीं, वापस मेरे को B का ऑक्यूपाइड रूम निकालना पड़ेगा, दोबारा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो जब ऐसी चीज 3 का तो निकलवा ही रहा है, तो निकाल ही दो। तो आप क्या करोगे, पेपर के ऊपर ऑक्यूपाइड रूम जो होंगे ना उसकी संख्या लिख दोगे ऐसे, 110 तो और इस सीक्वेंस में लिख देना 130 और 190। लो जी, ये ऑक्यूपाइड रूम की संख्या हो गई अपनी, अपन ने निकाली थी, इन दोनों को माइनस करके ऑक्यूपाइड रूम की संख्या। अब ये पेपर पे लिखी रहेगी आपके, मेरे को देखो अगले पेज पर से देखना पड़ेगा, ये पेपर पे लिखी रहेगी। तो अगर आपको ऑक्यूपाइड रूम की कोई डाटा निकला होगा, तो आपने 5-10 सेकंड में लिख लिया, तो फटाफट यूज में ले लेना, बार बार माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बात खत्म। अब क्वेश्चन ने क्या बोला, BCE इनमें ऑक्यूपाइड रूम जो है ना, भरे कमरे जो है ना, उनका एवरेज निकालना है, भरे कमरों की औसत संख्या निकालना है। 200 390 हो गए, 390 में 3 का भाग देना तो कितना आएगा भैया, 130 है। समझ गए कि नहीं समझ गए, तो 130 आंसर है। ये निकाल के रख लेना लेकिन, ठीक है। अब मेरे में तो अगले स्लाइड पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आपके पेपर में लिखा हुआ रहेगा तो आपको मदद मिलेगी। जैसे मैं तो दोबारा लिख देता हूँ, 110 100 130 और 190, ठीक है, ये आपके लिखा रहेगा, एक बार में लिख देना। ठीक है, अगर बहुत बड़ा डाटा है उल्टा सीधा तो सब निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कुछ है तो एक बार निकाल लोगे, उस पर फायदा रहता है। आगे नेक्स्ट है, इन होटल F, एक होटल और आ गया F, यहां डाटा नहीं है उसका। आ जाओ, रूम्स अवेलेबल इज 25% मोर देन दैट ऑफ C। C से 25% ज्यादा रूम अवेलेबल है, किसमें भैया, होटल F में। तो C में 280 है, 25% मतलब 4 का भाग, तो 4 7 28 होता है, यानी 70 रूम ज्यादा है इसमें। यानी कि C में कितने रूम है, 350 रूम में 70 जोड़ दिया, बस सीधा सीधा लिखो, करते जाओ धीरे धीरे कैलकुलेट पड़ता है। एंड द नंबर ऑफ रूम्स ऑक्यूपाइड इज 40% मोर देन द रूम्स वैकेंट इन होटल E। होटल E में जो रूम वैकेंट है ना, 120 वैकेंट है, उससे 40% ज्यादा इसमें ऑक्यूपाइड है। तो इसका 40% ज्यादा क्या होगा, 12 चौक 48, 48 ज्यादा 168 रूम इसमें ऑक्यूपाइड है। ऑक्यूपाइड का ओ लिख दिया ब्रैकेट मतलब आगे, तो ऑक्यूपाइड समझ में आ गई। ठीक है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रूम्स वैकेंट इन होटल F। होटल F में वैकेंट रूम कितने होंगे, माइनस कर दो इसको,
टोटल रूम इतने ऑक्यूपाइड, इतने तो माइनस कर देंगे, कितना आएगा भैया 32 और 150, 182। ये माइनस किसे किया मैंने, 168 को 350 बनाने का प्रयास किया, तो 32 जोड़ूंगा तो 200 बन जाएगा, फिर 150, तो 32 और 150 182, ऐसे कैलकुलेट कर लिया फटाफट। ऑप्शन डी आप लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं भाई, वही ये तो आपका तो लिखा रहेगा, मैं लिख देता हूँ फिर से, ताकि एकदम एग्जाम वाली फीलिंग आएगी आपको भी कि कैसे करना है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ ए रूम इन होटल ए इज ₹X। ये एक्स वाई दे दिया, तो इसको देख के डरना नहीं, कुछ नहीं होता, आराम से सोल्व हो जाएगा। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसे वैसे करते जाओ। ये क्या है, कई बार एक्स वाई वेरिएबल दे देते हैं ना कुछ, कई बच्चों की साइकोलॉजी होती है ये हार्ड हो गया। जैसे लास्ट क्लास में मैंने एवरेज में कराया था एक लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, उसमें भी ऐसा ही कुछ दे रहा था, लेकिन बहुत ईजी था वो क्वेश्चन। तो ऐसे देख के इसमें घबराना नहीं है, बस कर देना है अपने। द कॉस्ट ऑफ ए रूम इन होटल ए इज ₹X। एक रूम की कॉस्ट X है, एंड द कॉस्ट ऑफ ए रूम इन होटल सी इज Y। होटल ए में X है और सी में Y है, ठीक है। इफ द रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम होटल ए इज ₹55,000, ए में 55,000 है, एंड द रेशियो ऑफ रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम सी टू ए इज 10:11। तो सी से ए में देखो, ये आपको लिखने की भी जरूरत नहीं, लेकिन मैं लिख देता हूं सीधा, आप तो रेवेन्यू भी लिख सकते थे 10:11। अब ए का रेवेन्यू अपने को दे रखा है 55,000, तो मुझे क्या बताओ 11 रेशियो की वैल्यू दे रखी है कि नहीं दे रखी है, 11 रेशियो की वैल्यू 55,000 दे रखी है। तो भैया 11 रेशियो की वैल्यू अगर 55,000 है तो कितने से मल्टीप्लाई, 5,000 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये भी 5,000 से मल्टीप्लाई, तो 50,000 आएगा कि नहीं आएगा, आ गया। लेकिन भैया इतना लिखना नहीं है एग्जाम के अंदर, सीधा लिखना है आपको, ए का 55,000 है और 55,000 11 रेशियो की वैल्यू है, तो एक की कितनी, भाग दिया 11 का 5,000, तो 10 की कितनी 50,000। सीधा लिखना है, वो रेशियो वेशियो नहीं लिखना है, एक रेशियो का दिमाग में रखो, 1 रेशियो मेथड। 11 रेशियो का पता है, एक रेशियो का दिमाग में निकाला 5,000, तो 10 रेशियो का निकल गया अपने आप। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देन फाइंड द सम ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई का ये रेवेन्यू है पूरा का पूरा। अब मुझे एक बात बताओ, टोटल रूम जो ऑक्यूपाइड होते हैं किराया उन्हीं का मिलता है, खाली रूम का किराया तो कोई देगा नहीं। तो ए में मेरे को एक बात बताओ, ए में रूम कितने ऑक्यूपाइड, 110। ए में 110 रूम ऑक्यूपाइड है, तो एक रूम का किराया ही तो एक से, तो सारे रूम का किराया 55,000 है और टोटल रूम 110 है, तो बताओ एक रूम का किराया निकालने के लिए 110 कैसे भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। अब ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं लिख देता हूँ आपके नोट्स के लिए, आपको सीधा ही पता है कि भैया कितना आ रहा है, 500 आना है, ठीक है भाई। 1010 कट गया, 11 भाग देते 500 आना है, सबको पता है, ठीक है। लेकिन नोट्स के लिए लिख दिया, ये भी आपको लिखने जितने सीधा 500 आ सकता था, एक्स की वैल्यू 500 आ गई सीधी, ठीक है ना। अब वाई की वैल्यू निकालते हैं, वाई में कितने रूम, वाई किसका है, सी का है, ठीक है। सी में कितने रूम ऑक्यूपाइड है, 100 रूम ऑक्यूपाइड है, ठीक है। तो इसमें कितना, किसका डिवाइड देंगे, 100 का भाग देंगे, तो इसमें भी एक रूम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 500 आ जाएगी, तो ये 1000 ही आएगा इसमें, ठीक है। एक्स प्लस वाई कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, ठीक है जी। उम्मीद है समझ में आया होगा। तो मैंने सीधा ही लिख दिया 500 प्लस 500 1000। तो क्या किया क्या इसमें, बेसिकली टोटल रेवेन्यू ए का दे रखा था, सी से रेशियो दे रखा था, सी का निकाल दिया। अब ये टोटल रेवेन्यू है, टोटल पैसा इतना इकट्ठा हुआ है एक दिन के अंदर, अब जितने रूम ऑक्यूपाइड होंगे ना उन्हीं का तो पैसा मिलेगा। 55,000 रूम 110 रूम का मिला, तो एक रूम का कितना मिलेगा, भाग देते तो 500 रुपए, वही तो एक्स की वैल्यू थी। वाई की वैल्यू क्या है, एक रूम की वैल्यू सी में 100 रूम ऑक्यूपाइड थे, 100 का भाग दिया 50,000 500 आएगा, तो ये वही तो वाई की वैल्यू थी, एक्स की वैल्यू 500, वाई की वैल्यू 500, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 1000 आएगा। नेक्स्ट आ जाओ भाई, फाइंड द नंबर ऑफ रूम्स वैकेंट इन डी इज, रुक जाओ रे, ये एक ही मक्खी मेरे ऑफिस में देखो यहाँ बैठी है और नेक्स्ट क्वेश्चन निकाल दिया इसने अपने आप ही, मतलब मुझे तो मेहनत करने की जरूरत नहीं, आगे क्वेश्चन निकालने के लिए अपने आप ही निकाल देते हैं। चलो अपना जो लिखा हुआ था वो लिख देते हैं, 110 100 100 130 और 190, यही था। फाइंड द नंबर ऑफ रूम्स वैकेंट इन डी इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ रूम्स इन द होटल बी। इसमें तो इस डाटा की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन वही कि भाई एग्जाम में लिखा हुआ रहेगा आपके पेपर पे, तो मैंने भी लिख दिया। डी में खाली कमरों की संख्या, होटल बी में कमरों की कुल संख्या कितना प्रतिशत है, ये तो कोई वही नहीं है, सिंपल है। डी में खाली कमरे कितने हैं, 130। बी में टोटल कमरे की संख्या कितनी है, 250, उसका ये कितना प्रतिशत है, लगभग पूछा है। फाइंड द नंबर ऑफ रूम्स वैकेंट इन डी, डी में वैकेंट 130 हो गए, इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ रूम्स इन बी, तो 250, ठीक है कट जाएगा ये तो 52% आ जाएगा, ऑप्शन बी आंसर है, ठीक है जी। उम्मीद है समझ में आया होगा। तो ये आरआरबी पीओ प्री में देखो आई हुई डी आई थी,
कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप में से कोई बच्चा नहीं कर। भाई सिंपल सिंपल सी कैलकुलेशन अपने को दी गई है, अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए अपनी, आराम से सारे काम हो जाएंगे। नेक्स्ट आ जाओ, देखो भाई अब यहाँ थोड़ा सा कि सर थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं। है प्री का क्वेश्चन किसमें आया हुआ है, IBPS PO प्री 2023 में, लेकिन कुछ हार्ड नहीं है ज्यादा इस क्वेश्चन में। ये एक्स वाई यू कुछ दिख रहा है, सब आ जाएगी इसके अंदर वैल्यू। आपको बस डेटा को ध्यान से पढ़ना है, समझना है। नीचे को तो नोट वोट दिए गए, ये हिंदी में आपको शायद दिख नहीं पा रहे होंगे, ज़्यादा डेटा था तो यहाँ पे नीचे चला गया होगा थोड़ा सा, कोई बात नहीं, मैं आपको दिखा दूंगा इसमें क्या लिखा हुआ है। पहले क्या लिखा हुआ है वो ऊपर से पढ़ते हैं। रीड द इंफॉर्मेशन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। द टेबल शोज द नंबर ऑफ मेल वर्किंग इन प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनीज। ठीक है, मेल है ना, मेल प्राइवेट कंपनी में इतने काम कर रहे हैं, मेल पब्लिक कंपनी में इतने काम कर रहे हैं। ठीक है, तो मेल्स की संख्या प्राइवेट में इतने, पब्लिक में इतने, तो इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूंगा तो प्राइवेट प्लस पब्लिक आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? मेल की संख्या टोटल आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी इन दोनों के अंदर में? आगे क्या दिया हुआ है मेरे को, नंबर वर्किंग इन प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनीज एंड नंबर ऑफ फीमेल्स वर्किंग इन प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी इन 4। 4 कंपनी ABCD। फीमेल का टोटल दे दिया इसमें, मेल का तो प्राइवेट का अलग दे दिया, पब्लिक का अलग दे दिया, फीमेल का पब्लिक प्लस प्राइवेट टोटल ही दे दी, टोटल फीमेल कितनी है काम करने वाली, वो यहाँ पे डेटा दे दिया। ये डेटा है, सबसे पहले तो अपने को डेटा समझ में आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में अपने को क्या करना है, थोड़ा सा ऊपर जाता हूँ मैं, कुछ नीचे नोट दिए हुए उनको ध्यान से पढ़ लेना। क्वेश्चन बोल रहा है द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय इन AR50। ठीक है, नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय इन A इज 50, यानी टोटल नंबर दे रखा है मेल एम्प्लॉय का, यानी कि इसका और इसका सम दे रखा है अपने को कितना, 50। नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉइज इन ए, सिटी ए की बात करें, ए का मतलब सिटी, तो मेल एम्प्लॉय का मतलब वही प्राइवेट वाले भी आ गए, पब्लिक सेक्टर वाले भी आ गए, तो दोनों को अगर जोड़ दूंगा तो 50 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, तो वो अपने को दिया हुआ है। ठीक है, तो 15x इसमें जोड़ूंगा वाई, तो ये -2 आई था, वाई जोड़ दूंगा कितना आ जाएगा, वाई आएगा 15x माइनस वाई इज इक्वल टू 50। एक अपने को ये दिया हुआ है क्वेश्चन। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। टोटल मेल वर्किंग इन प्राइवेट कंपनी फ्रॉम बी एंड सी आर 154। ठीक है, ये बोल रहा है कि टोटल मेल वर्किंग इन प्राइवेट कंपनी बी और सी, बी और सी का मतलब ये दोनों, 16x प्लस 9y, 16x प्लस 9y, इसकी वैल्यू क्वेश्चन ने अपने को कितनी दे दिया, 154, 154 दे दी, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना चाह रहा है क्वेश्चन, समझ में आया? दो इक्वेशन बना दी, बोल रहे हैं एक्स वाई की वैल्यू निकाल लो भैया, तो निकाल देंगे, बनेगा, क्या दिक्कत है। ठीक है, अब आगे दो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। टोटल एम्प्लॉय मेल प्लस फीमेल वर्किंग इन एनी सिटी, टोटल वर्किंग मेल प्लस फीमेल इन एनी सिटी, टोटल जितने लोग काम करने वाले वो क्या है, प्राइवेट कंपनीज प्लस पब्लिक कंपनी, टोटल प्राइवेट कंपनी वाले मेल फीमेल प्लस पब्लिक कंपनी वाले मेल फीमेल, वो टोटल हो जाएंगे। मैं बोलूं एक सिटी के अंदर टोटल कितने काम करने वाले लोग, सारे मेल सारे फीमेल, प्राइवेट पब्लिक सब मिला के वही दिया गया यहाँ पर। मेल्स एंड फीमेल वर्किंग इन एनी सिटी, सम ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स वर्किंग इन प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी, सिंपल सी बात है। मैं बोलूं सिटी ए में कितने मेल काम कर रहे हैं, दोनों को जोड़ दो। सिटी ए में कितनी फीमेल काम कर रही है, 55, ही तो जोड़ के दी हुई है पहले से। तो पहले सबसे पहले अपन ने क्या किया, डेटा को समझ लिया, डेटा को समझ के नोट पढ़ा तो दो इक्वेशन आई, तो मुझे समझ में आ गया कि भैया एक्स और वाई की वैल्यू निकाल देता हूं मैं, निकाल सकता हूँ नहीं, निकाल देता हूँ, निकाल देते हैं एक्स और वाई की वैल्यू। ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले क्या करूं मैं, अगर इन दोनों को बराबर करूंगा तो 15 और 16 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसको बराबर करना है, एक्स को बराबर करेंगे तो ज्यादा जोर आएगा, ऊपर 16 से मल्टीप्लाई नीचे 15 से। यहाँ देखो ऊपर वाले इक्वेशन को सिर्फ 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो वाई बराबर हो जाएगा, इसको 9 से मल्टीप्लाई किया, इसको 9 से किया, इसको 9 से किया। अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे, तो 9y कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, इधर कितना बचेगा, ये 135 एक्स बचेगा, 135 एक्स में 16 जोड़ूंगा तो 151 एक्स बनेगा, नहीं बनेगा, 151 एक्स इज इक्वल टू 450 प्लस 154, तो 504 बनेगा कि नहीं बनेगा, 450 प्लस 604, 151 से इसको अगर मैं काटता हूं तो 4 बार कटेगा। ठीक है, 15 चौक 60 होता है, एक ज्यादा है तो 1 चौक 4, तो 604 आना है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। एक्स की वैल्यू जैसे ही 4 आई तो मैं कहीं भी एक जगह रख सकता हूँ, यहां रख दिया, जैसे 15 चौक 60, 60 इधर जाके माइनस होगा इसमें से 50 में से, तो कितना बनेगा, -10 बनेगा, और माइनस वाई की वैल्यू -10 यानी वाई की वैल्यू 10, वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। देखो कैसे किया मैंने, ये 15x था ना, इसमें 4 रख दिया इसकी वैल्यू x की, तो 60 बना, यहाँ लिख देता हूँ, 60 बना, माइनस वाई था इज इक्वल टू 50 था। ऐसे मान लो वाई इधर लाया 50 इधर लाया, माइनस कर दो, वाई इज इक्वल टू 10 आएगा। तो x की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 10,
तो अपने पास में क्या आ गई, अब अपने पास में आ गई x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 10। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब सारा डेटा है अपने पास। अब क्वेश्चन कैसे भी कैलकुलेट कर लेंगे अपन। ये नोट यहाँ लिखे हुए हैं, नोट पहले यूज में ले। नोट का क्या मतलब था, 4 और 10। बाकी तो अपने को समझ में ही आ रहा है नोट से कि मेल का टोटल कर लो, फीमेल का टोटल कर लो, सबका पूछो तो सबका टोटल कर दो। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन में छोटी मोटी चीजें करवा लेता है तो कोई दिक्कत नहीं है। 10 15 20 सेकंड तो देखो फालतू लगते ही हैं। आईपीएस पीओ का पेपर है, सारे क्वेश्चन तो करने नहीं होते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन में इजीली बाकी चीजें हो रही है, 2 इक्वेशन सोल्व करनी थी तो 1 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा। 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन का मिला के 1 सेकंड, 5 क्वेश्चन में डिवाइड करो तो 20-20 सेकंड सब में फालतू लगने ही लगने। ठीक है, तो ये अपने को करना ही पड़ेगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर नेक्स्ट। अब एक्स वाई की वैल्यू पता है तो या तो आप इन सब की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, y की वैल्यू तो सीधा क्या है, 10 से गुणा करना होता है, और x की वैल्यू कितनी है, 4 से गुणा करना होता है। तो आप या तो इनकी वैल्यू निकाल के रख लो कि भाई इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू पेपर पे लिख लो एक जगह पे, या फिर साथ साथ में निकाल देना। 4 और 10 से गुणा करके माइनस करना कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो जो जो चाहिएगा वो निकालते जाएंगे। एक्स वाई की वैल्यू लिख लेना बस पेपर के ऊपर, तो कोई दिक्कत नहीं आई अपने पास। आ जाओ, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इन सिटी ए 40% ऑफ द फीमेल वर्किंग इन प्राइवेट कंपनी। ठीक है, इन सिटी ए 40% ऑफ फीमेल वर्किंग इन प्राइवेट कंपनी। सिटी ए में 40% फीमेल क्या प्राइवेट कंपनी में काम कर रही हैं। तो ये 40% क्या होगा इसका, 10% 5.5, तो 20% 11, तो 40% 22। तो यानी कि 22 किस में काम कर रही हैं, प्राइवेट कंपनी में कर रही है। और बची हुई कितनी बची भैया, 33 किस में काम करेंगी, पब्लिक में। तो 22 और 33 लिख दिया, प्राइवेट और पब्लिक। ठीक है, ध्यान रखना। देन फाइंड द रेशियो ऑफ फीमेल वर्किंग इन पब्लिक कंपनीज फ्रॉम ए। ठीक है, अच्छा, रेशियो फीमेल वर्किंग इन पब्लिक कंपनीज फ्रॉम ए में पब्लिक कंपनी में कितने काम करेंगे, 33। ये तो निकाला है अपन ने, प्राइवेट का अपन ने हटा दिया उसमें से। फिर क्या बोला है, फ्रॉम टू टोटल मेल्स वर्किंग इन सिटी डी। सिटी डी में टोटल मेल कितने काम कर रहे हैं, सिटी डी में टोटल मेल कितने भैया, 105 होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, तो 105 से अपने को रेशियो निकाल, 3 से काट दो भैया, 11/3 3 9 3 9 5 11:35। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाए। समझ में आएगी नहीं बात, क्या करना था बस आपको। अगर एक्स वाई की वैल्यू तो इसमें तो काम में भी नहीं आई वैसे भी। इसमें क्या किया, इसने बोला कि इसका 40% किसमें काम कर रहा है, प्राइवेट में कर रहा है। इसका 40% कितना होता है, 22। ये तो प्राइवेट में कर रहा है, तो पब्लिक में कितना करेगा, इसमें से 22 माइनस कर दिया, 33 पब्लिक में काम करेगा। उसका रेशियो पूछा गया था डी में टोटल मेल का। डी में टोटल मेल कितने होंगे, प्राइवेट प्लस पब्लिक को जोड़ दिया, रेशियो निकाल दिया। सिंपल, इससे सिंपल क्या आएगा एग्जाम। नेक्स्ट आ जाओ। क्वेश्चन अपने को क्या बोल रहा है, वो एक्स वाई की वैल्यू अपने को देखो, मेरे को हर जगह लिखनी पड़ेगी लेकिन आपको कोई वो नहीं है। ठीक है, आपके एक बार में लिख रहे कि 4 और 10, मैं 4 और 10 लिख देता हूँ, समझ जाऊंगा मैं। ये पहले एक्स फिर वाई, आगे आ जाओ। कहीं काम में आएगा तो मुझे यूज में लेना पड़ेगा। ये वही क्वेश्चन है, देखो उसी का पार्ट है। आईपीएस पीओपी 2023 थोड़ा नीचे दब गया है वो, तो ध्यान रखना है इसको। प्री का ही क्वेश्चन है, कहीं ऐसे तो सर प्री में से थोड़े आ जाते हैं भाई। ठीक है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन आराम से सुलझाओगे तो सुलझ जाएंगे। द रेशियो ऑफ मेल्स वर्किंग पब्लिक कंपनी फ्रॉम सी। ठीक है, द रेशियो ऑफ मेल वर्किंग पब्लिक कंपनी फ्रॉम सी एंड फीमेल वर्किंग इन प्राइवेट कंपनी फ्रॉम बी सिटी इज 4:5। ये रेशियो दिया गया है अभी। अरे यार, 4:5 किस चीज का दिया गया, वो अपने को समझना है। ये जो 4 रेशियो किसका दिया गया है, पहले क्या लिखा, रेशियो ऑफ मेल वर्किंग पब्लिक कंपनी फ्रॉम सी। सी से पब्लिक कंपनी में जो काम करेंगे ना, उनका मेल का। यानी कि भैया इस 4 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 24। तो 5 की कितनी होगी, एक रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, 4 6 का 24 6, तो 5 की कितनी होगी, 30। तो ये जो 5 जिसका रेशियो देगा उसकी वैल्यू 30 है। यहां से ये पता चला। ये क्या है, फीमेल वर्किंग इन प्राइवेट कंपनी फ्रॉम सिटी बी। सिटी बी में फीमेल कितना प्राइवेट कंपनी में करेंगे, तो बी का फीमेल, वो भी प्राइवेट वाले का। ये डेटा आ गया अपने पास में। आगे क्या बोल रहे क्वेश्चन, द फीमेल वर्किंग इन पब्लिक कंपनी फ्रॉम बी। ठीक है, फीमेल वर्किंग इन पब्लिक कंपनी इन बी। बी में टोटल फीमेल कितनी, 108 पब्लिक प्लस प्राइवेट में। ये क्या निकल गया, प्राइवेट का निकल गया 30, तो पब्लिक का कितना आएगा, वहां से 30 माइनस कर दो तो 78 आएगा। बी में पब्लिक में कितनी महिलाएं काम करती हैं, 78। क्यों, प्राइवेट में इतनी आ गई तो 108 में से माइनस कर दूंगा तो पब्लिक में 78 आ गई। व्हाट परसेंट ऑफ मेल इन पब्लिक कंपनी इन सिटी ए। ठीक है, सिटी ए के अंदर जो पब्लिक कंपनी है ना, मेल है, उसका ये कितना प्रतिशत है। तो कंपेरिजन किससे कर रहा है, इस वाई से। वाई की वैल्यू क्या है, 10। 10 का 78 कितना प्रतिशत है भैया, तो 780% है कि नहीं है। आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
ठीक है जी, उम्मीद है समझ में आया होगा। देखो अब क्या है, कुछ नहीं दिया है, रेशियो परसेंटेज में डेटा दिया है, 4:5 दिया। 4 अनुपात की वैल्यू अपने को 24 पता थी, टेबल से डेटा देख लिया अपन ने जो दिया गया था, लैंग्वेज में पढ़ेंगे। तो 4 रेशियो की वैल्यू 24, तो 1 की कितनी 6 और 5 की कितनी 30। ये 5 क्या था, बी का फीमेल प्राइवेट कंपनी में, बी का फीमेल प्राइवेट कंपनी पता चलेगा, टोटल तो पता ही है। तो प्राइवेट माइनस कर दिया 108 में से, टोटल में से, तो इसका आ गया पब्लिक का 78 आ गया। इस 78 का 10 से रेशियो वो पूछा था, परसेंटेज पूछा था, निकाल दिया। वाई से पूछा था, वाई की वैल्यू पता थी अपने को 10 से। नेक्स्ट क्वेश्चन लग रहा है कि ऐसी सर इतनी बड़ी बड़ी लैंग्वेज है कुछ नहीं इसके अंदर, आ जाओ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एवरेज, और इस क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड 6 क्वेश्चन आए थे उस टाइम पे एग्जाम में, 6 नंबर का क्वेश्चन है। वो मैं बोल रहा था ना 1 मिनट आपका एक्स्ट्रा लगेगा, तो 60 सेकंड को आप लोग डिवाइड करो 6 क्वेश्चन से, तो एक क्वेश्चन में उसको एक्स वाई की वैल्यू निकालने के लिए 10 सेकंड एक्स्ट्रा लगे, मुझे लगा 6 क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे उस एक्स वाई की वैल्यू निकालने के चक्कर में। एक क्वेश्चन नहीं आया था इसके ऊपर बेस्ड 6 क्वेश्चन आए थे, देखना ये कौन सा क्वेश्चन चल रहा था, पहला था दूसरा था, ये तीसरा चल रहा है अभी, देखो मैं दिखा देता हूँ, उसमें लिखा होगा ना, अरे 10 से 14, तो 10 11 12 13 14, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो 6 क्वेश्चन हो गए, 6 हुए या 5 ही हुए, एक सेकंड होना, मेरे को 6 कैसे लगे फिर, 1 2 3 4 5 ही हैं यार, है ना, 15 तक है, वो वहाँ गलत लिखा हुआ है उसमें, मैं भी सोचूं कि ऐसे कैसे आ, ये 15 तक है यहाँ, ठीक है, 10 से 15, तो ये कितने 6 क्वेश्चन बेस्ड इसके ऊपर आए थे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन बोल रहा है एवरेज नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉइज इन सी एंड एफ इज 200। सी और एफ का जो एवरेज है ना वो 200 बोल रहा है, तो एवरेज में क्या पढ़ाया था, एवरेज दे दो लोगों का, तो मतलब टोटल भी दे रहा है एक तरीके से, तो सी और एफ में टोटल मेल एम्प्लॉइज कितने हो जाएंगे, 400 हो जाएंगे, 200 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे अपन लोग, ठीक है, 400 हो गए। अब ये सी और एफ के, एफ देखो नया नई सिटी है एक, यहाँ पे तो नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब देखो सी के अंदर देखो कितने हैं टोटल मेल्स, वाई की वैल्यू क्या है 10, देखो 4 और 10 एक, और वाई की वैल्यू तो 10 90 प्लस 24 114, 114 को अगर मैं आप लोगों का 400 में से माइनस कर दे तो 286 आएगा। ये 286 क्या है, एफ में इसकी संख्या, मेल इंप्लॉइज की संख्या, तो एफ में मेल आ गया अपने पास 286। अब आगे क्या बोल रहा है, 80% ऑफ द टोटल इंप्लॉइज प्राइवेट एंड पब्लिक, यानी कि टोटल मेल की बात कर, मेल या फीमेल या जो भी की बात कर रहा है, मतलब टोटल बात कर रहा है, फ्रॉम सिटी एफ आर फीमेल्स, सिटी एफ में से जो टोटल इंप्लॉइज है ना उसका 80% क्या है, फीमेल है, तो मेल कितना रहा होगा 20%, क्या ये उसी 20% की वैल्यू है कि नहीं है कि नहीं है, तो मेल क्या है 20% है, तो ये 20 टोटल जितने भी इंप्लॉय काम करते हैं उसका 20% है, मेल 20% है और फीमेल 80% है। आगे क्या बोल रहे हैं, फाइंड द टोटल इंप्लॉइज इन एफ, एफ में टोटल इंप्लॉइज निकालने हैं अपने को, तो भैया 20% की वैल्यू इतनी है, यानी कि मेल की वैल्यू इतनी है, तो 100% होता है टोटल इंप्लॉय, तो काट दो भैया 5 5 से गुणा कर 28 5 140 1400 5 6 30 यानी 1430, ये आ गया, पूछा क्या गया अपने को, फाइंड द टोटल एम्प्लॉइज इन एफ इज व्हाट परसेंट लेस मोर देन 100 का मतलब क्या है 1000, वाई की वैल्यू 10, तो 1000 से कितना कम या ज्यादा है, कम या ज्यादा पूछता है परसेंटेज में, तो ऊपर डिफरेंस निकलते 430, नीचे क्या लिखेंगे भैया 1000 लिखेंगे 1430 लिखेंगे, लेस मोर अपने को डिसाइड करना है, तो कंपेयर किससे कर रहा है 100 वाई से कर रहा है कंपेयर, कि किससे कम या ज्यादा है, किससे 100 वाई से यानी कि 1000 से, तो इसका परसेंटेज निकालना तो सबको पता ही है 43% आना है, ठीक है, कितना आ जाएगा आंसर, ऑप्शन डी 43%, ठीक है, काट दियो ना यहाँ ऐसे टिक करके, ठीक है जी, उम्मीद है समझ में आएगा, आसान सा क्वेश्चन है, देखो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए अब अपने को कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आ जाओ देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 50% ऑफ द टोटल फीमेल्स वर्किंग इन प्राइवेट कंपनी फ्रॉम ऑल द सिटीज, यानी 50% फीमेल, 50% ऑफ द टोटल फीमेल्स यानी टोटल फीमेल का 50% आर वर्किंग प्राइवेट कंपनी फ्रॉम ऑल द सिटीज, सारी सिटी में जितनी फीमेल काम कर रही है ना उसमें से 50% जो होगा ना वो किस में काम कर रही है, प्राइवेट में काम कर रही है, और 50% पब्लिक में काम कर रही है, तो टोटल है कितनी, जोड़ लो इसको, देखो 150 और 150 300, 13 17 और 5 22, यानी 322, 322 होगी टोटल, 322 टोटल है, 50% का मतलब आधा, यानी कि 161 प्राइवेट में काम करेंगी, 161 पब्लिक में काम करेंगी फीमेल्स में से, तो फीमेल का टोटल का पब्लिक प्राइवेट का अपने पास आ गया क्या डाटा है, फाइंड द टोटल इंप्लॉइज मेल प्लस फीमेल,
वर्किंग इन पब्लिक कंपनी फ्रॉम ऑल द सिटीज, ठीक है ना। तो भैया पब्लिक कंपनीज में मेल फीमेल कितनी काम करती है, 161, टोटल निकालने के लिए मेल इसमें जोड़ देंगे, ठीक है ना। किसमें पूछा गया है, पब्लिक कंपनी में। तो भैया पब्लिक कंपनी में मेल कितने हैं, ये सारे, वाई की वैल्यू कितनी है, तो ये सबको जोड़ दूंगा और फिर यहां जोड़ दूंगा तो आ जाएगा डेटा, देखते हैं कितना है। 36 और 24 60 और 21 81, यानी कि कितना आ जाएगा, 242। भैया ऑप्शन में कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया रे, 40 50 71 ही आएगा ये, सॉरी, ठीक है। कितना आएगा, 71 आएगा, तो यहाँ 232 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज मेल वर्किंग इन प्राइवेट कंपनी इज लेस देन द एवरेज नंबर ऑफ मेल वर्किंग इन प्राइवेट कंपनी। ध्यान देना, देखो ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये मतलब इसमें बहुत सारी कैलकुलेशन होती है, ये एक टेक्निक होती है। अगर क्वेश्चन आपको स्किप करना है ना किसी भी एग्जाम में, उसकी भी एक टेक्निक होती है। यहाँ क्या टेक्निक काम कर, देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी मेल वर्किंग इन प्राइवेट, मेल वर्किंग इन प्राइवेट यानी ये वाली वैल्यू, ठीक है, इज लेस देन, लेस देन है, लेस देन द एवरेज नंबर ऑफ मेल वर्किंग इन प्राइवेट कंपनी, एवरेज नंबर ऑफ मेल कंपनी इन प्राइवेट कंपनी, यानी कि इन सब का एवरेज निकालना है और देखना है कि उसमें से मेल वर्किंग इन प्राइवेट कंपनी लेस देन, कम कौन कौन से हैं ये, तो सबका एवरेज निकालना है फिर कम देखना। तो ये तो कोई अलग नहीं, मैंने सोचा कुछ और ही, कई बार ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना ऐसे पूछ लेगा। देखो मैं बताना क्या चाह रहा था, ऐसे पूछ लेगा कि मेल इन पब्लिक कंपनी, ठीक है, इज मोर परसेंट, मतलब कहने का मतलब लैंग्वेज मैं नहीं बता पा रहा हूं अभी, ऐसे ही बोल देता हूं मैं कि क्या पूछना क्या चाह रहा है। ये पूछेगा कि प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी में मेल कितने प्रतिशत अधिक है, ठीक है, ये निकालना है, और उसमें सबसे ज्यादा किसमें, तो इसका इसका डिफरेंस करके परसेंटेज निकालना पड़ेगा, यहाँ निकालना पड़ेगा, यहाँ निकालना पड़ेगा, यहाँ उन परसेंट में सबसे ज्यादा देखना पड़ेगा। तो ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है, कई बार स्किप कर देना है उस क्वेश्चन, करना ही नहीं अपने को एग्जाम में, और बहुत क्वेश्चन हो जाएंगे उतने टाइम में, लेकिन ये क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। अब देखो 4 और 10 है, तो यहाँ वैल्यू देख लेते हैं, 15 चौक 60 माइनस 20 40, 16 चौक 64 90 और 84, इनका अपने को एवरेज निकालना है, पहले वैल्यू निकालना है फिर एवरेज निकालना है, ठीक है। तो एवरेज निकाल देते हैं, 104 194 198 और 80 278 आ जाएगा, 4 का भाग दे दो, ठीक है। ये आएगा ना, एक बार दोबारा चेक लेता हूँ मैं, 40 और 60 100 और 170 270 और 8 278, इसमें 4 का भाग देना है, 4 6 का 24, 3 बचेगा, 4 निम 36, 69.5 ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। इस 69.5 से ये कम कौन 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 है, ठीक है, 40 कम है और 64 कम है, यानी कि ए और बी कम है, तो सिटी ए और सिटी बी, ऑप्शन डी आंसर, ठीक है जी। नेक्स्ट आ, ठीक है, इसमें आराम से निकाल सकते हैं, जोड़ना है, एवरेज निकालना है और देखना है उसमें से कम कौन कौन है, बात खत्म, ठीक है। चलो अब देखो एक बात, यहाँ एक बात समझने वाली है, देखो अगर एवरेज निकालूंगा तो मैं एक आइडिया लग रहा है कि 60 से ज्यादा तो आएगा ही आएगा एवरेज, है ना, तो 60 से ज्यादा आएगा, तो लेकिन 64 में कंफ्यूजन था, इसलिए एग्जैक्ट निकालना जरूरी। अगर यहाँ 70 होता ना ये, तो अपने क्लियर हो जाता 70 और 40, ठीक है, तो अंदाजे से भी क्लियर हो जाता है कई बार, लेकिन निकाल लेना, छोटे सी कैलकुलेशन है तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मेल वर्किंग इन सिटी सी, मेल वर्किंग इन सिटी सी, सिटी सी में मेल कितने काम कर रहे हैं, 114, ये बात करो, इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ फीमेल वर्किंग फ्रॉम बी, ठीक है। तो मेल इन सिटी सी और फीमेल इन सिटी बी, सिटी बी में फीमेल कितनी है, 108, ये इसका लगभग कितना प्रतिशत है। अब देखो इसको शो करके एग्जैक्टली इसको अगर सोल्व करने जाएंगे तो थोड़ा सा समय लगेगा अपने को, तो अंदाजे से निकाल लो, 100 से तो ज्यादा ही आना है ये, क्या 100 से बहुत ज्यादा आएगा ये, वो 100, देखो 108 का 100% कितना होता है, 108 ही होता है, ठीक है ना, 100 से हल्का सा ज्यादा आएगा, 70 तो आंसर नहीं होगा, ये देखो बहुत ज्यादा है, डबल तो है नहीं, 106% ये आंसर होगा, देखते टिक कर देना चाहिए अपने को। वैसे भी अगर आप लोग देखना चाहें, आपको कैसे निकालना होता है, अगर मान लो इसके आसपास भी अपने को ऑप्शन दिए होते, एक ऑप्शन 108 दिया होता है, 110 दिया होता, तो कैसे निकालते, ये 108 होता तो 108 होता तो 100% होता, ये 108 से कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है, 6 ज्यादा है, इसका 10% कितना है, 10.8,
तो 6 लगभग कितना होगा, 6% होगा कि नहीं होगा, तो 106%, बस बात खत्म। जैसे अंदाजे इसको अगर ऐसे काट पीट के सोल्व करें कोई मतलब नहीं है उसका, उसमें टाइम खराब करना है। यही चीज सीखनी होती है आप लोगों को डीआई के अंदर। ये क्वेश्चन देखो कितना आसान था, देखते टिक करने वाला क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर डी। अब आ जाते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। तो 3 डीआई कर ली, ये आपका एसबीआई पीओ प्री 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है आप लोग, ठीक है जी। तो मैं यहां से ये 2 सेट आप लोगों को होमवर्क में दे रहा हूं, नेक्स्ट क्लास होगी उसमें ये 2 सेट प्लस में 1 सेट और ऐड करके लूंगा, 3 डीआई के सेट और अपन सोल्व करेंगे टेबल डीआई के अंदर। तो फिर टेबल डीआई अपना 2 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में बार चार्ट और लाइन ग्राफ अपन लोग सोल्व करेंगे, ठीक है। तो इसकी जो पीडीएफ है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, लिंक पे क्लिक करोगे पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी, तो होमवर्क करने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। मैं एक बार दिखा भी देता हूं, तो आप लोग वहां से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अरे यार 1 सेकंड रुकना दे, 1 मिनट, कई बार हो जाता है। अच्छा भाई, ठीक है, टेक्निकल चीजें का टच हो जाता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को होमवर्क में करना है, 2 सेट में दे रहा हूँ होमवर्क में, ठीक है। अपन इसी हिसाब से चलेंगे, 3 सेट सोल्व करेंगे, 2 सेट होमवर्क में करेंगे। तो अपना 1 घंटे की क्लास के आसपास में लगभग चलता रहेगा सिस्टम। तो 2 सेट होमवर्क में हो जाएगा, तो अगली क्लास में और भी कम समय लगेगा, क्योंकि होमवर्क वाले क्वेश्चन जल्दी जल्दी कर लेंगे अपन लोग, ठीक है जी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, एक अंदाजा ये लगा होगा कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। आपने देखा होगा पहले सिंपल क्वेश्चन लिया, फिर थोड़ा सा लेवल अप किया, फिर थोड़ा सा लेवल, अब आगे क्वेश्चन में और थोड़ा थोड़ा लेवल अप करेंगे। तो ऐसे तरीके से, बिल्कुल तरीके से डीआई पढ़ने वाले आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा। सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन के माध्यम से सारी डीआई सिखा दूंगा, और मैं बता रहा हूँ ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, आपका चाहे वो एसबीआई कलर हो चाहे पीओ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।